मेरी पत्नी 10वीं पास है, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और उनके इसके लिए उन्हें टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था और वो जिस 5 औरत का इलाज करती वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है, और उसकी ये बात मैंने मान ली क्योंकि मैं उससे हमेशा बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरान इस बात की होती थी कि टेरेस पर सिर्फ वो औरतें ही जा सकती जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता है। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया और सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम सुनील है। हमारा आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किलों से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अकेली लड़ाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया जहां वो उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई काम ज़्यादा नहीं आता था। उस साल में एक उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी, पर हैरान करने वाली बात थी कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई और धीरे-धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और नीचे मैं काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह-सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उन औरतों को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे के ऊपर हो गया था और उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वो ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती है। सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गईं। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी नजर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें और नीचे आईं और चली गईं और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी संगीता भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे पर मास्क हटाया जो और हैंड ग्लव्स थे और हेयर डाल दिए थे। उन्हें देखा तो वह हल्की फुल्की मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि संगीता तुम सिर्फ 10वीं पास है फिर कैसे इन औरतों को इलाज करती हो? पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी स्त्रियों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। सुनकर वो शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति हूँ, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे-धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो बस 1 या 2 स्त्रियाँ ही इलाज कराती थी। अब वो दिन में करीब 20 से 25 स्त्रियों का ही इलाज करती थी। अकेली को ये सब सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं नीचे काउंटर शुरू करके उसका ब्लड सैंपल लेता, उसकी ट्रीटमेंट और करीब 2-3 घंटे लगते। मैं हर बार उसे पूछता कि आखिर तुम किस तरह का इलाज करती हो, और वो हर बार हँस के टाल देती। मैं कभी-कभी सोचता कि क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं करता था क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोज़गार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक़्त की रोटी मिलना मुश्किल थी, पर अब 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी वो अलग। मैं बेरोज़गार था इसलिए वो मुझे बार-बार ताने मारती थी। कई बार तो मुझसे लड़कर वहीं की चली जाती थी और फिर उसने खुद ही खुद कुछ करने की सोची। एक दिन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि सुनील, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। सिर्फ़ मुझे 10वीं पास हो फिर भी तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली तुम चिंता मत करो, जिसके पति बेरोजगार होते हैं उसकी पत्नियों को कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती। मैं मुंह टेढ़ा करके यहाँ से चला गया। आखिर उसने टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज करना शुरू करूँगी। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वो अपने इरादों की पक्की निकली और पहले ही सब जानने में लगता था कि आखिर वह ये सब कैसे करती। पर बाद में ये सोचती कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो किसके लिए? अपने घर के लिए ना। मेरे माता-पिता को गए हुए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में संगीता से भी बात की, पर उसने अनसुना कर दी। खैर, उसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले प्रिया ने अभी अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया। उसने नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ गया था और संगीता पर हाथ उठा देता था, पर ये संगीता को अच्छा तरह से याद था और शायद इसीलिए प्रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संगीता की क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी-कभी मैं रात भर यही सोचता था कि आखिर संगीता कैसा इलाज करती है और मुझे नींद तक नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा
और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही दो औरतें बुर्का पहने हुई आईं और मैंने उनसे कहा, ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो संगीता दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो दोनों रोज क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे के बाद वो औरतें नीचे आई और उसी के पीछे पीछे वो दो औरतें भी नीचे आ गईं। वो औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी, तभी मेरी नज़र उन और दोनों के एक पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उनसे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपकी जो कोई दिक्कत है तो वह दूर नहीं हुई है या नहीं? तब इसमें से एक औरत बोली, हाँ, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन प्रिया का फ़ोन आया और रोते रोते कहती, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, संगीता ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया, फिर भी उन बातों को अनदेखा कर मैंने प्रिया के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि या वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। अब आखिर बात क्या है? क्या तुम ऐसा क्या कर रही हो? बिना कुछ कहे बोले हंसकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई, परंतु उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसा कमाने में लगी थी, उसकी नज़र मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया रोते रोते घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो, अब भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बांध फेंक कर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वह मुझे तलाक भी देने वाला है। यह संगीता सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संगीता के सामने हाथ जोड़ा और कहा, प्रिया ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर उसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, पर हम प्रिया की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों? तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? ये मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। अब वो ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद प्रिया का तलाक हुआ और वो हमारे घर आ गई। मुझे संगीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने प्रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया संगीता की और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वो उस पर नज़र भी रखती। मैंने कहा, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे क्या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं भैया, कोई तो बात है, उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही हैं, बल्कि तुम्हें तो धोखा दे रही हैं, पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहनी हुई औरत को देखा? वो औरत नहीं, आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती हैं। वो दोनों आदमी यानी पुरुष हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्रिया ने जो कुछ कहा बताया, उसने सुनने के बाद मेरे मन में तो शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में आएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुई आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। इतने में ही मैंने प्रिया को फ़ोन कर बुलाया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। संगीता का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो संगीता को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें जो इलाज करने आई थी। संगीता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। ये फाइल लो और उसका नाम लिखो। उसका ब्लड ग्रुप की पॉजिटिव है और इसे पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर ये बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर संगीता थोड़ी डर सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम बताओ ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या कैसे इलाज करती हो? संगीता कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीब ने अपना एक हक लिया है, तुम्हें पता ही नहीं है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे एक औरतों का इलाज करने के लिए कहा और मेरी सहेली एनजीओ चलाती थी जहाँ उन अनाथ बच्चों का संभाला जाता है। उन्होंने उनके माँ बाप कूड़े में ढेर फेंक कर चले जाते हैं या फिर बिन बिहाई लड़कियों को उनके एनजीओ में अपने बच्चों को दी जा सकती है। उन दो बच्चे देखकर करती है। उन्होंने मुझे बुलाया। अपने समाज में किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता है, या तो दूसरी शादी करने को जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने दो नौकर दिए थे। जब भी कभी कोई औरत इलाज कराने आती, मैं भी उसके साफ साफ बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता और कोई इलाज नहीं करती, पर तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उनके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती।
मैं प्रिया का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता ना चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाएंगे, और जिन्हें बच्चा नहीं होता वो माँ बाप बन जाएंगे, कि उनकी गोद भर जाएगी, और इसी तरह से कितनी ही स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए।